भाग 4 ताओ ते चिंग अदृश्य नेतृत्व और शाश्वत शासन का रहस्य। वाचन प्रारंभ होता है एक धीमी कोमल स्वर से। ताओ की गूढ़ता की ओर एक निमंत्रण। कभी आपने सोचा है कि सच्चा नेता वह है जिसकी मौजूदगी सबसे अधिक अंधेरी नहीं बल्कि अज्ञात होती है? यह प्रश्न हमें एक ऐसे गहन चिंतन की ओर ले जाता है जहां शक्ति का पारंपरिक अर्थ विलीन हो जाता है और नेतृत्व का एक नया अधिक सूक्ष्म आयाम उभरता है। ताओ ते चिंग के 50 से 65वें अध्यायों का यह भाग हमें उस ऐसे शासनादर्श की ओर ले जाता है जो प्रत्यक्ष शक्ति से अधिक अदृश्य हाथ की कोमलता से संचालित होता है। यहाँ लाओ त्जू ने हमें ऐसा शासन दिखाया है जहाँ नेता उपस्थित तो है पर उसकी महिमा इतनी चुपके की होती है कि जनता स्वयं कह उठती है, हमने यह किया। यही वह कला है, वह शासन जो खुद को भूलकर जनता में विश्वास और स्वशक्ति भर देता है। यह विचार कि सबसे प्रभावी नेता वह है जिसके अस्तित्व से लोग शायद ही अवगत हों, पारंपरिक नेतृत्व की धारणाओं को चुनौती देता है। सामान्यतः नेतृत्व को दृश्यता, नियंत्रण और व्यक्तिगत श्रेय लेने से जोड़ा जाता है। हम अक्सर ऐसे नेताओं की प्रशंसा करते हैं जो मंच पर होते हैं, जो हर निर्णय में शामिल होते हैं और जिनकी उपलब्धियों का ढोल पीटा जाता है। किंतु ताओ ते चिंग एक विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सबसे प्रभावी नेता वह है जो अदृश्य रहता है। यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी क्षमता का एहसास कराने में निहित है। जब नेता का अहंकार अनुपस्थित होता है तो जनता की अंतर्निहित शक्ति उभरती है और वे स्वयं को अपने कार्यों का सच्चा निर्माता मानती है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जब व्यक्ति को अपनी उपलब्धि का श्रेय मिलता है तो वह अधिक प्रेरित और सशक्त महसूस करता है, जिससे उसकी स्वायत्तता और जिम्मेदारी बढ़ती है। यह नेतृत्व को एक मंच निर्देशक के रूप में परिभाषित करता है, न कि मुख्य अभिनेता के रूप में। यह अदृश्यता केवल निष्क्रियता नहीं बल्कि विश्वास का एक गहरा कार्य है। यदि नेता लोगों पर भरोसा नहीं करता तो लोग भी अविश्वासी हो जाते हैं। इसके विपरीत, जब नेता लोगों पर भरोसा करता है और उन्हें अपनी राह पर चलने देता है तो लोग भी नेता पर भरोसा करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है जहां जनता स्वयं को सशक्त महसूस करती है, हमने यह किया। यह दर्शाता है कि अविश्वास का बीज बोने से अविश्वास ही पनपता है, जबकि विश्वास का वातावरण आत्मप्रेरित कार्रवाई को जन्म देता है। यह सिर्फ एक नेतृत्व शैली नहीं बल्कि एक सामाजिक मनोविज्ञान है। यह बताता है कि नियंत्रण की कमी से अराजकता नहीं आती बल्कि आत्मसंगठन और आंतरिक प्रेरणा आती है, बशर्ते नेता ने विश्वास का बीज बोया हो। यह लाइसेंस फेयर शासन के एक गहरे दार्शनिक संस्करण का प्रस्ताव करता है जहां नेता सक्रिय रूप से लोगों को उनकी अपनी क्षमता पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अदृश्य नेतृत्व जहां जनता स्वयं कहती है, हमने यह किया। इस आदर्श का केंद्र बिंदु रहा है, श्रेष्ठ नेतृत्व वह है जो उपस्थित होकर भी अदृश्य हो। यहाँ अदृश्य का अर्थ है जहां नेता धारा की तरह बहता है, गीत की तरह गूंजता है, पर स्वरूप नहीं दिखाता। ऐसा नेतृत्व जनता की आत्मा में विश्वास पैदा करता है। इसने स्वयं को किसी पद, सिंहासन या वर्चस्व का अतिरूप नहीं बनने दिया, पर उसने सत्ता को सेवा और प्रेम का माध्यम बना दिया। अदृश्य नेतृत्व का मूल उद्देश्य श्रेय दूसरों को देना है। जब कार्य पूर्ण होता है तो लोग कहते हैं, हमने स्वयं किया। यह सशक्तिकरण पर जोर देता है जो अदृश्यता का प्रत्यक्ष परिणाम है। ताओ ते चिंग के अनुसार श्रेष्ठ नेता वह है जिसके बारे में लोग मुश्किल से ही जानते हैं कि वह मौजूद है। इसके बाद वह नेता आता है जिसे लोग प्यार करते हैं और जिसकी प्रशंसा करते हैं, फिर वह जिससे लोग डरते हैं और सबसे बुरा वह जिसे लोग घृणा करते हैं। यह एक स्पष्ट पदानुक्रम प्रदान करता है जो दर्शकों को ताओवादी दृष्टिकोण से विभिन्न नेतृत्व शैलियों के सापेक्ष मूल्य को समझने में मदद करता है। यह दिखाता है कि नेता की दृश्यता और नियंत्रण की इच्छा का जनता पर क्या सीधा प्रभाव पड़ता है और क्यों अदृश्यता को सर्वोच्च माना जाता है। यह दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि वे किस प्रकार के नेता बनना चाहते हैं और उनके वर्तमान नेताओं की शैली कहाँ फिट होती है।
जब नेता न कुछ करता है, बिना कुछ किए कार्य करता है और क्रेडिट नहीं लेता, तो उसका काम हमेशा के लिए रहता है। यह एक गहरा संबंध स्थापित करता है, व्यक्तिगत अहंकार का त्याग, क्रेडिट सीकिंग से मुक्ति, दीर्घकालिक टिकाऊ परिणामों की ओर ले जाता है। जब नेता स्वयं को प्रक्रिया से हटा लेता है, तो परिणाम स्वाभाविक और स्वस्थायी हो जाते हैं, क्योंकि वे किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करते। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि बाहरी मान्यता की तलाश में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय नेता को आंतरिक सद्भाव और सहज प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह नेतृत्व के लिए एक नया मानदंड प्रस्तुत करता है। सफलता को नेता के व्यक्तिगत प्रभाव से नहीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में जनता की आत्मसक्षमता और सामूहिक उपलब्धि से मापा जाना चाहिए। यह आधुनिक नेतृत्व सिद्धांतों में सर्वेंट लीडरशिप के सिद्धांतों के साथ प्रतिध्वनित होता है, जहां नेता टीम को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि स्वयं को चमकाने पर। ताओ ते चिंग यह भी बताता है कि नियंत्रण न करने और हस्तक्षेप से ही चीजें स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित होती हैं। यह एक विरोधाभास है। जितना कम आप नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं। यह इस विचार को चुनौती देता है कि प्रभावी शासन के लिए कठोर नियंत्रण आवश्यक है। यह इस बात पर जोर देता है कि ब्रह्मांड स्वयं नियमनकारी है और मानव हस्तक्षेप अक्सर इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है। यह नेताओं को सूक्ष्म प्रबंधन से बचने और अपनी टीमों या नागरिकों की अंतर्निहित क्षमता और आत्मसंगठन की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक लेस इज मोर दृष्टिकोण है, जहां नेता एक माली की तरह काम करता है, जो पौधे को बढ़ने के लिए सही वातावरण प्रदान करता है, न कि उसे खींचकर बड़ा करने की कोशिश करता। यह वो वेई के सिद्धांत का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। करुणा, सादगी और विनम्रता ताओ के 3 अनमोल रत्न। ताओ की नीति यह है कि शासक को कठोर नहीं, बल्कि कोमल, न्यायप्रिय और अत्यंत विनीत होना चाहिए। सत्ता जो अहंकार से गढ़ी हो, वह संघर्ष ही लाती है, पर विनम्रता से स्थापित सत्ता साझ, समन्वय और स्थिरता का स्रोत बनती है। ताओवादी दर्शन में नेतृत्व के 3 अनमोल रत्न हैं: करुणा, मितव्ययिता और विनम्रता। ये गुण केवल व्यक्तिगत नैतिकता के प्रतीक नहीं, बल्कि शासन के लिए एक समग्र ढांचा प्रस्तुत करते हैं, जो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देता है। करुणा यह माँ के कोमल प्रेम से जुड़ी शक्ति है, जो युद्ध और मृत्युदंड से परहेज करने का आह्वान करती है। एक दयालु शासक संघर्ष से बचता है और अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता देता है, जिससे समाज में स्थिरता आती है। लाओ त्जू कहते हैं, जो धनी है वह सहज है, जो वीर है वह करुणाशील होता है। इस सूत्र का अर्थ है कि सच्ची शक्ति करुणा में निहित है, जो अनावश्यक टकराव से बचती है और अहिंसा को बढ़ावा देती है। यह सिर्फ अच्छा होने से कहीं अधिक है। यह एक व्यावहारिक, टिकाऊ शासन रणनीति है, जो संघर्ष को कम करती है और सहयोग को बढ़ाती है। मितव्ययिता जीन यह बिना तराशी लकड़ी अनकार्व्ड वुड के रूपक से जुड़ा है, जो प्रकृति की मितव्ययिता और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्ति का प्रतीक है। एक मितव्ययी सरकार संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करती है, फिजूल खर्ची से बचती है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। यह दर्शाता है कि वास्तविक समृद्धि बाहरी संचय में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और संसाधनों के कुशल उपयोग में है। यह एक सॉफ्ट पावर दृष्टिकोण का प्राचीन उदाहरण है, जो भौतिक शक्ति के बजाय आंतरिक गुणों पर केंद्रित है। विनम्रता बुगन WEITANXIA XIAN दुनिया में सबसे आगे न रहने का साहस, यह अकाल मृत्यु से बचने का ताओवादी तरीका है। एक विनम्र शासक दूसरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करता है और चीजों को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देता है। यह सहयोग को बढ़ावा देता है और प्रभावी, टिकाऊ नेतृत्व की ओर ले जाता है। लाओ त्जू के अनुसार, जो सबसे पहले न बनता है, वह सर्वश्रेष्ठ बनता है। यह दिखाता है कि शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय उसे सहज रूप से प्रवाहित होने देना ही सच्ची शक्ति है।
इन तीनों गुणों का संयोजन केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि शासन के लिए एक समग्र ढांचा बनाता है जो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देता है। यह दर्शाता है कि ताओवादी दर्शन केवल अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि शासन के लिए एक ठोस, प्रभावी मॉडल प्रदान करते हैं। जल का रूपक ताओवादी दर्शन में एक केंद्रीय स्थान रखता है, विशेषकर नेतृत्व के संदर्भ में। जल, जो सभी प्राणियों को बिना प्रतिस्पर्धा के पोषित करता है और सबसे निचले स्थानों पर इकट्ठा होता है, ताओ का सर्वोच्च प्रतीक है। यह विनम्रता, लचीलापन और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को दर्शाता है। जल की शक्ति उसकी कठोरता में नहीं, बल्कि उसकी अनुकूलनशीलता और विनम्रता में निहित है। यह सबसे कठोर पत्थर को भी धीरे धीरे मिटा देता है। यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक प्रभाव और वास्तविक शक्ति कठोरता या बल में नहीं, बल्कि लचीलेपन, धैर्य और सहजता में है। एक नेता को जल की तरह होना चाहिए, अनुकूलनीय, शक्तिशाली फिर भी कोमल और बिना संघर्ष के बाधाओं को दूर करने वाला। बल नहीं, प्रेम और सेवा, स्थायी समृद्धि का मार्ग। ताओ ने यह भी स्पष्ट कहा कि बल प्रयोग से राज्य नहीं फलता, प्रेम और सेवा से ही राज्य फलता है। कठोरतापूर्ण नियंत्रण अस्थिरता पैदा करता है, जबकि नैतिक नेतृत्व जो प्रेम, सहानुभूति और विनम्रता को केंद्र में रखता हो, वह स्थायी समृद्धि लाता है। क्या आप लोगों से प्यार कर सकते हैं और अपनी इच्छा उन पर थोपे बिना उनका नेतृत्व कर सकते हैं? ताओ ते चिंग का यह प्रश्न हमें नेतृत्व के एक गहरे सत्य की ओर ले जाता है। प्रेम किसी पर कुछ भी थोपता नहीं प्रतिबंधित करता है। यह आदेश नहीं देता, न जोर देता है, न ही अपेक्षा करता है। दूसरों का उचित और प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना केवल उनसे प्रेम करना है। प्रेम लोगों को सुरक्षा, आराम और समर्थन की भावना प्रदान करके पोषित करता है। यह एक व्यक्ति को अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए स्वतंत्र करता है। यह भय को दूर करता है, अनुमति देता है और व्यक्ति और उसकी यात्रा के बारे में सब कुछ स्वीकार करता है। शासक को अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रेम की सहजता ही वह सब कुछ प्रदान करती है जिसकी आवश्यकता होती है। अध्याय 54 में वर्णित है, यदि तू कस्बे में गुण, वीरता भंडारित करता है, वह दीर्घकालीन रहेगा। यदि पूरे प्रदेश में तुल्य गुण भंडारित करेगा, वह सर्वत्र फलता है। यह दर्शाता है कि न्याय, सेवा और करुणा वास्तविक सत्ता का आधार हैं, जो प्रेम के ही विभिन्न रूप हैं। ताओवादी दर्शन में बल का प्रयोग हमेशा एक प्रतिघात उत्पन्न करता है। प्रत्येक बल के लिए एक प्रतिबल होता है और हिंसा, भले ही अच्छी नीयत से की गई हो, हमेशा अपने आप पर पलटवार करती है। यह एक सार्वभौमिक नियम सुझाता है कि बाहरी बल का प्रयोग, चाहे वह सैन्य हो या विधायी, अनिवार्य रूप से प्रतिरोध या नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। यह ताओवादी वू वेई नॉन एक्शन के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जहां न्यूनतम हस्तक्षेप से अधिकतम प्रभाव प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि बल केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं। यह नेताओं को दीर्घकालिक स्थिरता और सामंजस्य के लिए बल प्रयोग और कठोर नियंत्रण से बचने की सलाह देता है। यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति लोगों के दिलों और दिमागों को जीतने में है, न कि उन्हें मजबूर करने में। यह आधुनिक शासन में भी प्रासंगिक है, जहां अत्यधिक कानून या बल प्रयोग अक्सर नागरिक अशांति या अप्रत्याशित नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। इसके अतिरिक्त ताओ ते चिंग यह भी स्पष्ट करता है कि बाहरी नियम और प्रोत्साहन लोगों के आंतरिक गुणों को कमजोर करते हैं। जितने अधिक प्रतिबंध होंगे, लोग उतने ही कम गुणी होंगे। जितने अधिक हथियार होंगे, लोग उतने ही कम सुरक्षित होंगे। जितनी अधिक सब्सिडी होगी, लोग उतने ही कम आत्मनिर्भर होंगे। यह दर्शाता है कि बाहरी नियम, बल या प्रोत्साहन जैसे सब्सिडी लोगों के आंतरिक गुणों, नैतिकता, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता को कमजोर करते हैं। इसके बजाय नेता को कानूनों, अर्थशास्त्र और धर्म के जाने देने से लोग स्वाभाविक रूप से ईमानदार, समृद्ध और शांत हो जाते हैं। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि सच्चा शासन बाहरी नियंत्रण के बजाय आंतरिक सद्भाव और आत्मविकास पर आधारित है। यह शासन के लिए एक मौलिक बदलाव का सुझाव देता है।
बाहरी हस्तक्षेप और नियमन पर निर्भरता से हटकर लोगों की अंतर्निहित अच्छाई और क्षमता में विश्वास करना। अह का विसर्जन सच्चे नेतृत्व की कुंजी। यह हमें जीवन का एक उच्चतर पाठ भी सिखाता है कि सत्ता वहन करने के लिए सबसे पहले अह का विसर्जन आवश्यक है। जब नेता स्वयं को भूलकर जनता में विलीन होता है, तब सत्ता सांस लेती है, नहीं तो वह केवल एक बाहरी बोझ बनकर रह जाती है। सच्चा नेतृत्व अदृश्य होता है क्योंकि यह अहंकार और आत्मकेंद्रितता के हर निशान को मिटा देता है। यह व्यक्तिगत करियर की उन्नति या दृश्यमान उपलब्धियों के बजाय लोगों को विकसित करने पर केंद्रित होता है। अहंकार का अतिक्रमण सर्वेंट लीडरशिप और स्थायी नेतृत्व का एक मुख्य घटक है, जिससे नेता अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों और संगठनों की सच्ची सेवा कर पाता है। हालांकि कुछ दर्शन अहमृत्यु की बात करते हैं, ताओवादी ग्रंथ अहमृत्यु या स्वयं रहित होने की बात नहीं करते। इसके बजाय ताओवाद अहंकार के साथ एक संतुलित संबंध विकसित करने पर जोर देता है। अहंकार मूल्यांकन करने, सोचने और निर्णय लेने के लिए आवश्यक एक उपकरण है, लेकिन इसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सच्चा नेतृत्व स्वयं की पहचान को अहंकार से अलग करने में निहित है, जिससे नेता एक उपकरण के रूप में अहंकार का उपयोग कर सके, न कि उसका दास बन जाए। यह आत्मनियंत्रण और आत्मजागरूकता का एक उच्च स्तर दर्शाता है। यह नेताओं को आत्मनिंदा या स्वयं को पूरी तरह से मिटाने के बजाय अपने अहंकार को जागरूक रूप से प्रबंधित करने और उसे सेवा के लिए एक वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक अधिक व्यावहारिक और प्राप्य लक्ष्य है जो व्यक्तिगत विकास और प्रभावी नेतृत्व दोनों को एकीकृत करता है, जिससे नेता अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकें बिना आत्मकेंद्रित हुए। आत्मजागरूकता और आत्मसंस्कृति के माध्यम से नेता गुणों का विकास करते हैं जो उन्हें निस्वार्थ और विनम्र बनने में मदद करते हैं, जिससे वे दूसरों की सेवा कर पाते हैं और एक स्थायी समाज का निर्माण कर पाते हैं। यह इंगित करता है कि प्रभावी नेतृत्व बाहरी शक्ति या पद से नहीं, बल्कि नेता के आंतरिक गुणों और व्यक्तिगत परिवर्तन से उत्पन्न होता है। नेता का स्वयं पर काम करना ही उसे दूसरों की सेवा करने और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने में सक्षम बनाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि नेतृत्व एक अंदर से बाहर की प्रक्रिया है। यह इस बात पर जोर देता है कि नेतृत्व एक निरंतर व्यक्तिगत यात्रा है, जहां नेता को लगातार आत्मचिंतन और नैतिक विकास में संलग्न रहना चाहिए। यह बाहरी उपाधियों या उपलब्धियों के बजाय आंतरिक चरित्र और अखंडता को प्राथमिकता देता है, जो दीर्घकालिक प्रभाव और विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक प्रामाणिक नेतृत्व की अवधारणा के साथ प्रतिध्वनित होता है। सहजता और न्यूनतम हस्तक्षेप ताओवादी शासन का सार। ताओवादी दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत वू वेई है, जिसका अर्थ है नकार्य या प्रयासहीन कार्य। यह प्रकृति के अनुरूप कार्य करने की वकालत करता है, परिणामों को बलपूर्वक थोपने के बजाय। यह सहजता और जीवन के प्रवाह के साथ चलने पर जोर देता है। जब शासक नकार्य का अभ्यास करता है तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। ताओ स्वयं कुछ नहीं करता, फिर भी उसके माध्यम से सब कुछ हो जाता है। सच्चा स्वामित्व तब प्राप्त होता है जब चीजों को अपने तरीके से जाने दिया जाता है, हस्तक्षेप करने से यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह एक गहरा विरोधाभास है। निष्क्रियता या न्यूनतम हस्तक्षेप वास्तव में अधिकतम प्रभाव और पूर्णता की ओर ले जाता है। यह इस विचार को चुनौती देता है कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास और प्रत्यक्ष कार्रवाई आवश्यक है। यह दर्शाता है कि प्राकृतिक प्रणालियों में एक अंतर्निहित बुद्धिमत्ता होती है जो बाहरी बल के बिना भी कार्य करती है। यह नेताओं को अत्यधिक योजना, नियंत्रण और हस्तक्षेप से बचने की सलाह देता है। इसके बजाय उन्हें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां चीजें स्वाभाविक रूप से विकसित हों, जिससे लोगों की आंतरिक प्रेरणा और आत्मसंगठन की क्षमता को बढ़ावा मिले। यह लेस इज मोर के दर्शन को शासन के संदर्भ में लागू करता है, जहां नेता एक सुविधा प्रदाता होता है, नियंत्रक नहीं। एक बड़े राज्य पर शासन करना छोटी मछली पकाने जैसा है। जैसे छोटी मछली को ज्यादा पलटने से वह खराब हो जाती है, वैसे ही सरकार द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप या सूक्ष्म प्रबंधन राज्य को अस्थिर कर देता है।
एक संतुलित सरकार को सभी नागरिकों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, न कि केवल कुछ सामाजिक समूहों का, ताकि असंतुलन और नागरिक अशांति से बचा जा सके। यह रूपक इस बात पर जोर देता है कि शासन एक अत्यंत नाजुक कार्य है। यह दर्शाता है कि शासन में निष्क्रियता का अर्थ लापरवाही नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और संतुलित हस्तक्षेप है, जहां नेता को ताओ के साथ ब्रह्मांड से जुड़ना होता है। यह रूपक जटिल सामाजिक प्रणालियों को समझने की आवश्यकता पर बल देता है। यह नेताओं को यह समझने के लिए मजबूर करता है कि उनके हर कार्य के व्यापक और अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। यह उन्हें अत्यधिक सावधानी, दूरदर्शिता और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि समाज में सामंजस्य और स्थिरता बनी रहे। यह एक होल्डिंग द स्पेस की अवधारणा को दर्शाता है, जहां नेता एक संरक्षक की भूमिका निभाता है, न कि एक तानाशाह की, और समाज के सभी घटकों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखता है। निष्कर्ष: ताओवादी आदर्श का शाश्वत संदेश। आत्म शासन में कठोरता विघटन लाती है, वह भरोसा तोड़ देती है, मन को थकाती है और समाज को ध्वस्त करती है। लेकिन नम्रता समन्वय लाती है। समर्पण से बनाई गई शक्ति वह अनुकूल और लचीली होती है, वह शासन को जीवंत रखती है। ताओ ते चिंग का यह भाग अध्याय 50-65 हमें एक ऐसे शासन के दर्शन कराता है जो अहंकार से परे, कोमलता से कायम, न्याय से संचालित और प्रेम से फलता है। यह शासन स्थायित्व, संतुलन और जनशक्ति को सशक्त बनाता है। ताओ ते चिंग के अध्याय 50 से 65 में वर्णित सभी सिद्धांत अदृश्य नेतृत्व, करुणा, मितव्ययिता, विनम्रता, बल के बजाय प्रेम, अहंकार का अतिक्रमण, वो वेई और न्यूनतम हस्तक्षेप एक दूसरे से अलग थलग अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि एक एकीकृत समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। अदृश्यता अहंकार के त्याग से आती है, जो बदले में सेवा और प्रेम को बढ़ावा देती है, जिससे न्यूनतम हस्तक्षेप और सहज सामंजस्य स्थापित होता है। यह एक चक्रीय और आत्मपुष्टि करने वाला मॉडल है, जहां एक सिद्धांत दूसरे को मजबूत करता है। यह दर्शाता है कि ताओवादी शासन केवल क्या करें की सूची नहीं है, बल्कि कैसे बने की एक गहरी समझ है। एक नेता को इन सिद्धांतों को एक साथ आत्मसात करना होगा, ताकि वे स्वाभाविक रूप से एक सामंजस्यपूर्ण और स्थायी समाज का निर्माण कर सकें। यह आधुनिक नेतृत्व को टुकड़ों में देखने के बजाय एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जहां व्यक्तिगत गुण और शासन शैली अविभाज्य हैं। ताओ ते चिंग 500 ईसा पूर्व लिखा गया था, फिर भी इसके सिद्धांत आधुनिक नेतृत्व और शासन के संकटों के लिए समाधान प्रदान करते हैं। अहंहीनता की अवधारणा विभिन्न विश्व धर्मों और दर्शनों में व्याप्त है। यह दर्शाता है कि ताओवादी ज्ञान केवल एक प्राचीन चीनी दर्शन नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव और सामाजिक सामंजस्य के बारे में एक सार्वभौमिक सत्य है। इसकी प्रासंगिकता समय और संस्कृति की सीमाओं से परे है, क्योंकि मानवीय चुनौतियां और आकांक्षाएं मूल रूप से अपरिवर्तित रहती हैं। यह दर्शकों को यह महसूस करने में मदद करता है कि वे केवल एक ऐतिहासिक पाठ का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कालातीत सिद्धांतों की खोज कर रहे हैं जो उनके अपने जीवन और समकालीन चुनौतियों के लिए सीधे लागू होते हैं। यह उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, यह विश्वास दिलाते हुए कि प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना हजारों साल पहले था। हमारे संवेदनशील श्रोता जब इस विषय में डूबते हैं तो उन्हें लगता है जैसे एक शांत प्रबल धारा के भीतर वे स्वयं बह रहे हों, उनका अहम मातृत्व की तरह पिघलता गया है और उनमें स्वयं नेतृत्व जागता गया है। यह शांति का विधान है, एक ऐसी शांति जहां सत्ता केवल प्रतीक नहीं रहती, पर वह प्रभाव और राष्ट्र में आत्मबोध का कारण बन जाती है। यह ताओवादी आदर्श हमें एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत करता है जहां नेतृत्व एक बोझ नहीं, बल्कि एक सहज प्रवाह है, जहां शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सेवा का समर्पण है, और जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण एहसास कर पाता है, यह कहते हुए, हमने स्वयं किया। क्या यह एक ऐसा भविष्य नहीं है जिसकी हमें आज सबसे अधिक आवश्यकता है?